हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका। वाइट्री इंस्टीट्यूट एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है 11th 12th नीट और जेई के लिए। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी। अब आपके दिमाग में नोमेनक्लेचर करके इतना तो कंफर्म है ही कि हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या। तो हाइड्रोकार्बन्स वो हुए जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, कंपाउंड्स विच आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर थोड़ा सा इसमें और सुधार करना चाहते हैं ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसके साथ में एक टर्म आप ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए, अब इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, फर्दर कैटेगरीज करते हैं। एक है सैचुरेशन और दूसरी आपके पास है अनसैचुरेशन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अभी जो सैचुरेटेड हुए ना, इनका मतलब क्या है? कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स which have only सिग्मा, और इसी को आप बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड्स। वो एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके पास है कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है जी। सैचुरेटेड हुए ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स विच हैव ओनली सिग्मा और सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है जी। और इसके बाद अनसैचुरेटेड के अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, कंपाउंड्स विच कंटेन्स, कंपाउंड्स विच कंटेन्स मिनिमम 1 पाई बॉन्ड। एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड उसके अंदर होना ही चाहिए, कम से कम एक पाई बॉन्ड का होना मस्ट है। इनमें जो सैचुरेटेड है वहां पाई बॉन्ड का कोई नामो निशान नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, इनके आगे दो कैटेगरीज है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 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 बॉन्ड्स हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनके अंदर मिनिमम एक पाई बॉन्ड जरूर हो, एक पाई बॉन्ड जरूर हो। अब क्या हुआ, जो सैचुरेटेड थे ना, सैचुरेटेड, उनको आपने फर्दर क्या किया, पैराफिन्स बोल दिया। अब आप कहेंगे पैराफिन्स क्या है? पैराफिन्स का मतलब होता है, स्टार्ट का जो वर्ड है पैरम, PARUM, पैराफिन्स में पैरम मीन लेस। और एफिनिटी, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे ना, तो वहां आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो जो एफिनिटी है तो उसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, एफिनिस भाईचारा, बंधुता, क्लियर ना, दोस्ती। तो वही है रिएक्टिविटी टर्म। तो जो लेस रिएक्टिव हो, जो लेस रिएक्टिव हो, उनको आपने पैराफिन्स बोल दिया है। और इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही टाइप का कंपाउंड आपके दिमाग में आएगा, वो है एल्केन्स। वो है एल्केन्स जो हमारे सिलेबस का पहला पार्ट है हाइड्रोकार्बन्स में। इसमें जनरल फॉर्मूले की बात अगर आप कर रहे हैं, इसके अंदर जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो CnH2n+2। अब कई बार होता क्या है कि पेपर वाले ने क्या किया, Cn+1 H2n+2 4 कर दिया। तो आपने इसमें एक शरारत देखी पेपर वाले की, उसने यहां से यहां तक पहुंचने में एक CH2 ऐड कर दिया है, CnH2n+2, उसमें एक CH2 यूनिट ऐड कर दी है। देखें एक बार, CnH2n+2 में n की वैल्यू मिनिमम 1 रखकर आपके पास पहला फॉर्मूला मिथेन निकलेगा। 2 पुट करके फॉर्मूला C2H6, जिसको आप मिथेन, इथेन बोलते हो,
जिनको आप मिथेन इथेन बोलते हो, ठीक है जी, CnH2n। लेकिन अगर स्टूडेंट बोलेगा Cn+1H2n+4 पे अप्लाई करके दिखाओ, तो आपने एक मिनिमम CH2 यूनिट तो ऐड की है, तो n की वैल्यू मिनिमम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, Cn+1H2n+4, तो n की वैल्यू मिनिमम 0 से स्टार्ट करें, तो ये बन गया C1 क्योंकि 0+1 हो गया, H4, ठीक है जी, क्योंकि फिर n की वैल्यू 0 पुट करते, तो ये CH4 है, मीथेन। तो अगर एग्जाम में पूछा हुआ है कि एल्केन्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोले CnH2n+2 भी उतना ही सही है जितना कि CnH2n प्लस Cn+1 H2n+4। तो दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि ये मैंने एक एग्जाम में देखा हुआ है और उसके लिए दोनों ऑप्शन बने थे, CnH2n+2 भी और Cn+1H2n+4 भी। तो ये चीज अपने दिमाग में हमेशा आप रखें, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो अनसैचुरेटेड है उस पे आते हैं, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। अनसैचुरेटेड का फर्दर क्लासिफिकेशन जब आप कर रहे हैं अनसैचुरेटेड का, तो यहां एक होंगे मोनो अनसैचुरेटेड, जहां आपके पास डबल बॉन्ड मिनिमम एक, ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम एक। तो एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वालों को आपने बोल दिया एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वालों को आपने बोल दिया एल्काइन। मोनो अनसैचुरेटेड। चलिए थोड़ा सा मोनो अनसैचुरेटेड से हम किस तरह पढ़ते हैं, पोली। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ मैं आपको जरूर लेके चलूंगा। पोली अनसैचुरेटेड, पोली अनसैचुरेटेड, वो मोनो अनसैचुरेटेड है, पोली अनसैचुरेटेड है, ये थोड़ा सा अन वर्ड डाल लें। पोली अनसैचुरेटेड, देखिए पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, कई सारे, क्लियर, मैनी, कई सारे, बहुत, ठीक है। तो यहां आपके पास जो पोली अनसैचुरेटेड है वहां से मिनिमम दो डबल या दो ट्रिपल बॉन्ड मीन अनसैचुरेशन है, लेकिन वो अनसैचुरेशन क्वांटिटी में ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेकर चलूं, तो कहीं ना कहीं अगर आप मुझे कहेंगे सर आप मिनिमम एक एग्जाम्पल जिसमें पोली अनसैचुरेशन हो दीजिए, तो ये लो जी। अब 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ा, तो वहां टीचर आपको MUFA मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। तो वो फैटी एसिड जिनमें एक डबल या एक ट्रिपल हो, पोली अनसैचुरेटेड वो फैटी एसिड जहां मिनिमम दो डबल या एक डबल एक ट्रिपल या दो डबल, मतलब कम से कम दो डबल या दो ट्रिपल बॉन्ड या इनका मिक्सचर, और इनका मिक्सचर कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोली अनसैचुरेटेड। तो आपके दिमाग में एक सेट हुआ होगा परफॉर्मा, क्या, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उनको हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स बोलना है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दो टाइप के हो सकते हैं, जिनके अंदर सारे के सारे सिग्मा 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 चल रहे हैं उनको सैचुरेटेड बोलते हैं, और वो पैराफिन्स है, एल्केन्स एक ही कैटेगरी है। लेकिन लेकिन अगर आप पोली अनसैचुरेटेड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां आपको पोली का मतलब कई सारे, दो डबल या दो ट्रिपल मिनिमम हो तो उनको हम बोल देते हैं पोली, पोली, ठीक है जी। और इससे ज्यादा हो तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर ये डबल या ट्रिपल एक ही बार हो, अगर ये डबल या ट्रिपल एक ही बार हो, तो आप उसको बोल देते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। तो मैं अब आपको, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर MUFA PUFA का फुल फॉर्म बता दो, तो M फॉर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA मतलब पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लो जी, अब हम सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स को पकड़ते हैं। जनरल फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, ठीक है जी, CnH2n+2, ये Cn+1H2n+4, ओके।
क्रैम कुछ नहीं करना है, समझना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली समझा जा सकता है। चलिए, ये पहली इंफॉर्मेशन हुई है। अब मैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने इनको एल्केन बोला। क्यों बोला भी एल्केन? क्योंकि ये जो एल्क है ये नंबर ऑफ कार्बन्स को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो एन है ये इंडिकेट कर रहा है सैचुरेशन अनसैचुरेशन को। ये इंडिकेट कर रहा है सैचुरेशन अनसैचुरेशन को, एल्क एन। तीसरी बात, एल्केन्स में दो टाइप के बॉन्ड हैं। एल्केन्स में दो टाइप के बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। अब हमारे पास एक बार जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं वो किस रेंज की हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाकर देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कार्बन कार्बन का 413 किलो जूल पर मोल, एक रेंज फिक्स हो जाती है कई बार 415 किलो जूल पर मोल, तभी उन्होंने रेंज वर्ड यूज किया था। 413 किलो जूल पर मोल से 415 किलो जूल पर मोल। और जब कार्बन कार्बन की बात करूंगा मैं, कार्बन कार्बन की, तो ये अगर आप एनसीईआरटी से लेकर डिफरेंट बुक्स की रेंज में जाएंगे तो आपको 348 से लेकर 355 किलो जूल पर मोल की रेंज दिखेगी। तो साफ सी बात है, जो कार्बन है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन साइज में स्मॉल है, और जो साइज में स्मॉल होएगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी, उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। और जब बॉन्ड लेंथ कम हो गई है तो भाई सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी के साथ में इनवर्स का रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी के साथ में इनवर्स का रिलेशन है, और ऐसा आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। लेंथ और एनर्जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 3 एग्जाम्पल को छोड़कर, वो एग्जाम्पल मुझे वैसे यहां लिखने की नीड है नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो ओ सिंगल ओ, ठीक है जी, एन सिंगल एन और एफ सिंगल एफ। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, क्लियर। इनको छोड़ दे तो ये कॉन्सेप्ट लेंथ का और एनर्जी का एक दूसरे के इनवर्स में ऑलवेज एप्लीकेबल है। अब सुनो जी, तो कार्बन कार्बन में दोनों में एक कार्बन तो कॉमन चल रहा है, दूसरा हाइड्रोजन की जगह कार्बन जो साइज में लार्ज है। दैट्स वाई ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी है, लेंथ ज्यादा होने की वजह से, लेंथ हायर होने की वजह से, लेंथ बढ़ने की वजह से इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम हो गई है। अब एक बात की तरफ हमारा फोकस और बनता है, वो है हमारे पास बॉन्ड लेंथ, उस पर भी हमें फोकस जरूर करना चाहिए। अब देखिए, लेंथ कम थी तो ये है 109 पिकोमीटर, और ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो है 105 पिकोमीटर। वो तो होनी थी, एक कार्बन कॉमन है और एक हाइड्रोजन की जगह आपने कार्बन लगा दिया है। तो ये बहुत अच्छा डेटा है जो आपको आगे ढेरों क्वेश्चंस करने में, एक्चुअली में फाउंडेशन हम तैयार करते नहीं है, सीधे सीधे हम बातों को रखना शुरू कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ऑर्गेनिक को लेकर एक फियर बैठ हो जाएगा, फोबिया सेट हो जाएगा, ऑर्गेनोफोबिया बोलते हैं उसको, जो कि नहीं होना चाहिए। 33% रोल इसी का है। तो एल्केन, एल्क प्लस सीन, एल्केन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन बॉन्ड, सैचुरेशन है, पैराफिन्स है। कार्बन हाइड्रोजन का 413 से 415 किलो जूल पर मोल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कम है, होनी भी थी, हाइड्रोजन छोटा है, पप्पू एटम है, ये बेबी एटम है। ये कार्बन कार्बन की बात करूं तो 154 है, लेंथ बढ़ गई, एनर्जी कम होकर रेंज जो थी वो 348 से लेकर 355 किलो जूल पर मोल तक आ गई। जो जी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का रेंज क्या, और वो किलो कैलोरीज में दे रखा था, ठीक है। ऑर्डर में 4 ऑप्शन जो उसने रखे, वो 10 किलो कैलोरीज, 100 किलो कैलोरीज, 1000 किलो कैलोरीज, 1 किलो कैलोरीज। तो साफ साफ हमारा आंसर सेकंड सेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 355 400 के आसपास लेकर 4 का डिवाइड, क्योंकि आप जानते हैं 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं, ठीक है जी। 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं, तो वहीं से हमारा डेटा सेट हुआ, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, आप चाहें तो इसको कलेक्ट कर सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं अपने। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक मैंने आपको एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया, इनके जनरल फॉर्मूले बताया, ये पैराफिन्स हैं, कम रिएक्टिव है, ये बताया। अब हमें जाना है इसके बॉन्ड, इसके बॉन्ड एंगल की तरफ। बॉन्ड एंगल, लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। और इसका शेप और हाइब्रिड स्टेट। सीधे प्रिपरेशन मेथड पे आने की कोशिश मत करना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। आपको स्टार्ट ही कहां से करना है, इस इंट्रोडक्शन के साथ, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखें, मीथेन बनाया गया, ठीक है जी, मीथेन बनाया गया। मीथेन में आपसे कहा गया कि 4 हाइड्रोजन है, जिनको मैंने ABCD मार्क कर दिया। कहा गया इसकी हाइब्रिड स्टेट बताओ, तो भाई 4 सिग्मा। 4 सिग्मा होने से इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई है, sp3 हो गई है। 4 सिग्मा होने से इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई है, sp3 हो गई है। उसके बाद अगर मेरे से कोई पूछेगा इसका बॉन्ड एंगल क्या है, तो बड़ा स्टैंडर्ड सा बॉन्ड एंगल है, जो कि 109.28 डिग्री है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे से पूछेगा इसका शेप क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा टेट्राहेड्रल। देखो, इसके अंदर भी मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर दिखता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो पूछेगा हाउ मेनी 109.28 डिग्री एंगल्स, 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल कितने हैं? तो भाई देखते ही बच्चे बोलेंगे 4 है, जबकि इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन सोल्व होता हुआ दिखता है। देख लें एक बार, ए और बी के बीच, ए और सी के बीच, ए और डी के बीच, बी और सी के बीच, बी और डी के बीच, ए बी के बीच में एक, ए सी के बीच में दूसरा, ए डी के बीच में तीसरा, बी सी के बीच में चौथा, बी डी के बीच में पांचवा। अब बचा कौन? सी डी। बस ये सीक्वेंस चूज करनी है। तो कुल मिलाकर 109 डिग्री के। अब बच्चे कहेंगे ए और बी के बीच में 109 डिग्री है, तो ए सी में 109 डिग्री कैसे कह सकते हैं? बच्चे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर नहीं है, ये आपके पास नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, जो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूं। जो लीवेल एंड वेंटहोफ ने, लीवेल एंड वेंटहोफ ने प्रिडिक्ट किया था, लीवेल एंड वेंटहोफ ने प्रिडिक्ट किया था, जो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाने जा रहा हूं। देखो बच्चे, हुआ क्या है कि जब मैं मीथेन के इन 2 हाइड्रोजन को देखता हूं, इन 2 हाइड्रोजन को देखता हूं, इसको और इसको, तो ये एक दूसरे के साथ 109 डिग्री पे। अब हुआ पता है क्या? अब देखो आप, ये तो प्लेन के अंदर है, ये भी प्लेन के अंदर है, लेकिन ये दोनों, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये मेरी तरफ है, टूवर्ड्स द व्यूअर, टूवर्ड्स द व्यूअर। और ये जो है, इज नॉट इन प्लेन, फार फ्रॉम द व्यूअर। इसका 3D मॉडल हुआ। अब आप सोचिए, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड है, ये प्लेन में, तो इनके बीच 109 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये इसके साथ टूवर्ड्स मेरी तरफ है, मेरी तरफ। तो हमें इसको 3D के अंदर बॉन्ड एंगल मेजर करना पड़ेगा, ये 3D के अंदर। सिमिलरली एक हाइड्रोजन जो प्लेन में है, दूसरा हाइड्रोजन जो बैक साइड है, उसको भी बैक साइड से ही 3D के अंदर मेजर करना पड़ेगा। तो जब मैं क्या करता हूं, ए विद बी जो कि मान लो प्लेन में, ए विद सी जो कि मेरी तरफ है, ए प्लेन में, सी मेरी तरफ, ए विद डी, ए प्लेन में, डी आपकी तरफ, अगर आप मेरे आमने सामने बैठे हैं तो ये प्लेन नहीं है, दैट्स वाई इसके अंदर जो 109 डिग्री के एंगल होंगे वो आपके पास एग्जैक्टली 6 निकल कर आएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। हाउ मेनी 109.28 डिग्री एंगल्स इन द मीथेन, तो आपका आंसर एग्जैक्टली इसका 6 निकल कर आएगा। ये आपके सामने मैंने इसका 3D मॉडल विद 109 पिकोमीटर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बना दिया है। और ये आपका ऑर्बिटल मॉडल है। अगर इस ऑर्बिटल मॉडल को एक बार और तसल्ली से सीखना चाहते हैं आप, तो वैसे तो एल्केन चैप्टर में आपको केमिकल बॉन्डिंग में आपने कर ही रखा है, आपने की हुई है, तो इस पे भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हुआ क्या, कार्बन है जी, बिना इसको सीखे एल्केन चैप्टर में जाना आपके लिए सुसाइडल हो सकता है। 1s2 2s2 2p2, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। 1s2 2s1
2px1, 2py1, 2pz1, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। और आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता है कि जो एल्केन है उनके बनने में कार्बन या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन ऑलवेज 4 वैलेंसी में ही रहता है, एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है। तो हुआ क्या जी, एक एस पीपीपी, इन तीनों की मिक्सिंग हो गई। इन तीनों की मिक्सिंग होने के बाद 3p 1s, तो ये सारे के सारे मिक्स होकर नए 4 ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जो sp3 है। और सभी के सभी एक दूसरे के साथ 109.28 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप इसका एक जिगजैग, इसका नॉन प्लेनर sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल 109.28 डिग्री वाला एंगल, जो मीथेन के अंदर 6 एंगल आपको ऑलवेज दिखते हैं। ठीक है जी, तो एक डिस्क्रिप्शन हुआ मेरी तरफ से एल्केन्स के स्ट्रक्चर का। आगे बढ़ते हैं जी। चलो जी, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी पे नजर मार लें। आपकी वेलबींग के लिए एनसीईआरटी का जिक्र होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 सालों के जो नीट के पेपर हैं वो सारे के सारे फोकस्ड ही एनसीईआरटी पर हैं। तो ध्यान कीजिए एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को। नाउ, हाइड्रोकार्बन्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है जी। पेट्रोल डलवा रहे हैं आप, केरोसिन की बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं, सीएनजी की बात कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एलपीजी की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब विच मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जैसा कि मैंने आपको शुरू के पेजेस में बताया। हाइड्रोकार्बन्स प्ले अ की रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है जी, तो इसमें से कुल मिलाकर हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन निकल कर आई, जिसको आपने अपने दिमाग में डालने, और वो ऑलरेडी आप नोट्स बना चुके हो। एनसीईआरटी में से स्टार्ट की 3 लाइनों का एक नोट्स आप बना चुके हो। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ यू मस्ट बी फेमिलियर विद एलपीजी, आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर लगा हुआ है, सीएनजी, ठीक है जी, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, याद रखिएगा इसको। एक और दूसरी टर्म है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ओके, इज ऑल्सो इन न्यूज दीज डेज, वो है मीथेन ही। अब आप समझें कि कहीं ना कहीं मेरे से अगर वो एलएनजी सीएनजी का कॉम्पोजिशन पूछता है, जैसा कि एम्स में कई बार पूछा जा चुका है, बात एम्स है या नहीं वो नहीं है, एम्स कॉलेजेस तो है ना इस दुनिया में, तो उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो कॉम्पोजिशन ऑफ सीएनजी एलएनजी वो आपके पास मीथेन है। दिस इज ऑल्सो अ फ्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफेक्शन ऑफ द नेचुरल गैस, मतलब मीथेन। तो स्टार्ट की 3 लाइनें आपने देख ली हैं, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, सीएनजी और एलएनजी के अंदर मीथेन है आपके पास, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लें, ये आपने पेट्रोलियम लिखा जी, पहले सिलेबस में ही चैप्टर हुआ करता था पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होने के बाद वहां से आपको मिला पेट्रोल, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन है। तभी लिखा था ना एनसीईआरटी ने कि ये एनर्जी का भरपूर मात्रा में सोर्स है। फिर आपने लिखा जी केरोसिन, ठीक है जी, आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो इसको आप जरूर अपनी कॉपी में रखें, क्योंकि एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। और मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपको लोअर से लेकर हायर लेवल तक की इंफॉर्मेशन एल्केन्स से रिलेटेड आपके दिमाग पे डाल रहा हूं। डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर द अर्थ्स क्रस्ट
कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो ये लिखा जी कोल, यहां लिखा जी मैंने डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तोड़ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है जी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहां से मुझे मिलेगी कोल गैस। तो हर कॉम्पोजिशन को याद रखना बड़ा जरूरी है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन द अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, ऑयल वेल्स, जो आपके तेल के कुएं हैं जो अरब कंट्रीज में मिलते हैं। तो जो अपर स्ट्रेटा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं किसी भी एनसीईआरटी की लाइन को इग्नोर ना करें, कहीं भी एक ट्रू फॉल्स बन गया तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, तो अपर स्ट्रेटा में कौन मिलता है जी? अपर स्ट्रेटा में मुझे मिलता है नेचुरल गैस, अपर स्ट्रेटा में मुझे मिलता है नेचुरल गैस। तो सीएनजी मान लो यहां लिखा हुआ है, तो इसके साथ ही आप एक नोट्स में अपनी बात लिख लें, फाउंड इन अपर स्ट्रेटा ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी। लो जी, ड्रिलिंग हुई ऑयल वेल्स के अंदर से ये मीथेन गैस अपर स्ट्रेटा में निकल आई। द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नोन एज सीएनजी। इसी मीथेन को कंप्रेशन के बाद दबाकर हमने इसको सीएनजी, जिससे ऑटोज चलते हैं, कारों में भी आजकल किट लगती है सीएनजी, एलपीजी आपके घरों में वो रेड वाला सिलेंडर पड़ा होगा, डोमेस्टिक फ्यूल है विद द लीस्ट पोल्यूशन। केरोसिन ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। तो कहीं ना कहीं एलपीजी और केरोसिन दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये हमारा डोमेस्टिक फ्यूल है, घरों में इसको यूज किया जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल है, बट इट कॉजेज सम पोल्यूशन। जो केरोसिन है उससे पोल्यूशन हो रहा है, इससे एलपीजी से लेस पोल्यूशन हो रहा है। कोई भी ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ऑटोमोबाइल्स नीड फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। पेट्रोल एंड सीएनजी ऑपरेटेड द ऑटोमोबाइल्स कॉजेज अ लेस पोल्यूशन, वो आपको पता ही है, क्योंकि हम देखा होगा आपने इन दिनों जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो थोड़ा केरोसिन और डीजल पे कम फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, पेट्रोल और सीएनजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और मारुति ने तो अपनी डीजल कार्स ही बनानी बंद कर दी है। ऑल दीज फ्यूल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, इनमें हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स लाइक, पॉलीथीन बनाना हो तो इथीन से बनाते ही हम लोग। ये इथीन है, 12वीं क्लास में आपके सिलेबस का एक चैप्टर है जिसको पॉलीमर बोलते हैं, उसका भी 2 घंटे का वीडियो अवेलेबल है, चाहे तो आप देख सकते हैं। लेकिन अब आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मत देखें, और अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, 12वीं पास हैं, तो जरूर देखिए उसको। 2 घंटे का पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो है उसका। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, ये मैंने पॉलीप्रोपीन लिखा, ठीक है जी। ये इसके थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको प्रोपीन बना दें। हाँ जी, लो जी। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी डाइज एंड ड्रग्स। तो मैंने आपको एक तो बताया इनसे क्या बना रहे हो आप लोग, पॉलीमर्स बना रहे हो। पॉलीथीन जो कि आप यूज कर रहे हैं आजकल, तो इनको बैन करने की डिमांड है और कुछ सिटीज में है, लेकिन फिर भी यूज हो रहा है। पॉलीस्टाइरीन की बात कर ले, ये पॉलीस्टाइरीन है, सब आपको पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर का नाम होएगा पॉलीमर, ठीक है जी। लो जी, पहला वाला पॉलीथीन बन गया, सीक्वेंस में ही। दूसरा पॉलीप्रोपीन बन गया, तीसरा पॉलीस्टाइरीन बन गया, और 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी में इनके नाम दे रखे हैं, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज सोलवेंट फॉर पेंट्स। They are also used as a starting material for manufacturing of many drugs and dyes. Thus, you can well understand the importance of hydrocarbons in your daily life. In this unit, हमें hydrocarbons के बारे में और information मिल रही है। तो सबसे पहले हम NCERT बेस पे क्लासिफिकेशन की बात कर लें। Hydrocarbons are of different type depending upon the type of कार्बन बॉन्ड। अगर सारा के सारा सिंगल बॉन्ड है तो उनको सैचुरेशन, ये आपके कॉपी में काम ऑलरेडी हो चुका है।
अनसैचुरेटेड, मैंने थोड़ा इससे ज्यादा ही करवा दिया है। अब एरोमेटिक की बात करें तो एक अप्रोक्सीमेट 50 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है एरोमेटिसिटी का, आप उसको भी देख सकते हैं केमिस्ट्री वाले सर पे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन। अब देखिए ना, ये एक ओपन चेन बन गई है, ठीक है जी, टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड, दे आर टर्म्ड एज, अगर रिंग बने, अभी तो क्या कह रहे हैं, इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड्स, दे आर टर्म्ड एज, दे आर टर्म्ड एज साइक्लोएल्केन। यहां मुझे थोड़ा सा यह है कि साइक्लोएल्केन, या तो इसमें कुछ मिस हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। चलो जी, as cycloalkanes, unsaturated hydrocarbon contains the carbon carbon multiple bonds, double bonds, triple bonds और both, ये मैंने आपको दिखाई दिया था। aromatic hydrocarbons are a special type of cyclic compounds. You can construct a large number of model of such molecules of both types. तो एक बार मैं आपको बता रहा था, ओपन चेन वालों को आप एलिफेटिक बोल देते हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक, ठीक है जी। और जो आपके पास रिंग वाले हैं उनको आप साइक्लो एल्केन्स बोल देते हैं, साइक्लो एल्केन्स, ठीक है जी, उनको आप साइक्लो एल्केन्स बोल देते हैं। आप चाहें तो एक बार मैं इस पे नजर मरवा देता हूं आपकी, हो सकता है हमने कुछ मिस किया हो। ये एनसीईआरटी खुली हुई है आपके सामने, थोड़ा सा इसी का एक पार्ट मैं लेकर आता हूं। क्लासिफिकेशन, saturated hydrocarbons contain carbon carbon and carbon hydrogen single bond. If different carbon atoms are joined together to form open chain of carbon atoms with single bond, they are termed as alkanes, alkanes, ठीक है जी। और अगर वो क्लोज बनाए तो उसको बोलते हैं रिंग, ठीक है। ये थोड़े से वर्ड्स यहाँ मिस हुए थे, तो उसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ये लीजिए, ठीक है, वर्ड्स मिस थे, चलो बोदर ना करें, लाइन मिला देते हैं इसकी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है जी, दे आर टर्म्ड एज एल्केन्स, जैसे कि आपको पता है। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द यूनिट 12, वो पीछे आपको जो नोमेनक्लेचर वाली यूनिट थी वहां। ऑन द अदर हैंड, इफ कार्बन एटम्स फॉर्म अ क्लोज चेन और रिंग, दे आर टर्म्ड एज साइक्लो एल्केन्स। तो अगर रिंग बन गई तो साइक्लो एल्केन बोल देना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बोथ, ये दोनों हो सकते हैं। तो मैंने उसको आपके नोट्स के अंदर ही, आपके नोट्स के अंदर ही, आपके नोट्स के अंदर ही उसको मैंने कैसे बनवा दिया कि मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है जी। चलो जी, और ऐसे डिफरेंट मॉडल भी हम ओपन और क्लोज के बना सकते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। वो तो सबको पता है, कार्बन विदाउट एनी इग्नोरेंस, पीछे नोट्स में जब चेक कर लें, टेट्रावेलेंट ही मिलेगा, टेट्रावेलेंट ही मिलेगा। फॉर मेकिंग ऑफ मॉडल्स ऑफ एल्केन यू कैन यूज टूथपिक्स ऑफ बॉन्ड्स and plasticine balls for the atoms. Clear? For alkane, alkynes and aromatic hydrocarbons, spring models can be constructed. Now, alkane वो प्रैक्टिकल काम था, जैसे कि एनसीईआरटी जनरली छोटी क्लासेस ही करती आ रही है कि ऐसा आप हरकतें कर सकते हो। मान लो एक बोल मैंने यहाँ ले ली, यहाँ फिर मैंने बोन नोटेशन दे दिया, यहाँ मैंने बोन नोटेशन दे दिया, यहाँ बोन, यहाँ फिर मैंने क्या किया, बोल्स और लगा दी। तो ये मैंने एक मीथेन का मॉडल आपके सामने खड़ा कर दिया है। नाउ एल्केन्स ऑलरेडी मेंशन्ड, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो कभी भी ट्रू फॉल्स आ जाए तो टिक कर देना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मीथेन एक बढ़िया सा पहला एग्जांपल है, फर्स्ट मेंबर है। मीथेन इज अ गैस, बिल्कुल ठीक है जी, फाउंड इन द कोल माइंस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एंड मार्शी प्लेसेस, दलदल बोलते हैं ना मार्शी प्लेसेस को, आपको पता ही होगा, marshy places. If you replace one hydrogen atom of methane by carbon and join the required number of hydrogen to satisfy the tetravalence of the other carbon atom, what do you get? बिल्कुल ठीक बात है,
ये मीथेन है जी, इसका एक H हटा दिया गया है, वहां एक H और लगा दिया गया है। अब उसने क्या कहा, हमें रिप्लेस करना एक हाइड्रोजन कर दिया, और मीथेन बिल्कुल कर दिया, बाय कार्बन बिल्कुल कर दिया, और सारी की सारी वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई कर दी है। तो अब आपके पास ये इथेन बन जाएगा, अब आपके पास ये इथेन बन जाएगा। दिस हाइड्रोकार्बन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 इज कॉल्ड ETH, मतलब दो कार्बन, एन मतलब सैचुरेशन। Thus, you can consider C2H6 as derived from methane by replacing one hydrogen atom by CH3। एक हाइड्रोजन हटाया और एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो आपके पास इथेन बन गया है। ठीक है जी। Go on constructing alkanes by doing this theoretical exercise, that is replacing hydrogen atoms by methyl group, the next molecule will be, तो चेक कर लेते हैं जी अगली प्रैक्टिस। ये मेरे पास एक इथेन है, H हटाया, मिथाइल लगाया, तो अब आपके सामने प्रोपेन बन गया। अब इसमें अगर दोनों साइड से दो H हटा दूं, बोथ साइड्स, और मिथाइल मिथाइल से CH3 से उसको रिप्लेस कर दूं, तो ये मेरे पास ब्यूटेन बन गया। ठीक है जी, तो ऐसे चलता रहेगा गेम। ये देखिए, ये आपके पास मीथेन है, इसका H रिप्लेस किया, उसकी जगह फिर मिथाइल लगाया, इथेन बन गया। These hydrocarbons are inert under, तभी तो कह रहा हूं, these are the paraffins, less reactive, do not react with acids, bases and other reagent, hence they were earlier known as paraffins। Latin मतलब पैरम, और affinis मतलब दोस्ती, affinity, reactivity। Can you think of the general formula by for alkanes family और होमोलोगस सीरीज? तो उसका आंसर ऑलरेडी आपके नोट्स के अंदर आ चुका है, मैंने सिर्फ आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन अपडेट करना था, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हायर लेवल पे चला जाए। If we examine the formula of different alkanes, we find that the general formula for alkanes is CnH2n plus 2. It represents any particular homologous where n is given appropriate value। तो यहां n मिनिमम एक से स्टार्ट करें और यहां n मिनिमम 0 से स्टार्ट करें, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल ठीक है। कैन यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन? बिल्कुल टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिड। अकॉर्डिंग टू VSEPRT केमिकल बॉन्डिंग का यूनिट की बात कर रहा है वो। मीथेन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन विच कार्बन एटम्स लाई एट द सेंटर, ये रहा सेंटर इसका ना, बिल्कुल आप अपना पेज लें, पेज के सेंटर में कार्बन रख दें, उसके बाद दो बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इन प्लेन रखें, एक टूवर्ड्स व्यूअर होना चाहिए, ये फार है, और एक टूवर्ड्स व्यूअर होना चाहिए जिसको मैं WEDGE वेज से लिख रहा हूं, इसको मैं डैश से लिख रहा हूं। ठीक है जी। एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ऑल HCH बॉन्ड एंगल्स आर 109। वो ऑलरेडी मैं आपसे बात पीछे कर चुका हूं कि इसमें टोटल 6 109 डिग्री 0.5 या 109.28 डिग्री के एंगल हैं। इन एल्केन्स टेट्राहेड्रा आर जॉइंड टुगेदर इन विच कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ्स, ये भी मेंशन करना बड़ा जरूरी है। वो थोड़ा सा आपको बुक टू बुक हल्का सा वेरी मिलेगा, मैंने 109 पिकोमीटर आपको बताया था। ठीक है जी। एंड यू हैव ऑलरेडी रीड दैट कार्बन 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 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक sp3 होएगा, चलो उसकी बात भी मैं आपको बता ही देता हूं, पीछे आपने बनाई था। ये कार्बन के अराउंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लगे हुए हैं, सबके पास एक एक अनपेयर्ड है, और आपके नोट्स में चेक करना, केमिकल बॉन्डिंग में लिखा हुआ है हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज डायरेक्शनल, इज ऑलवेज डायरेक्शनल एंड मेक सिग्मा बॉन्ड। ये हमेशा और हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है ओवरलैपिंग करने के बाद। तो हुआ क्या, formed by head-on overlapping of sp3 hybrid orbitals of carbon and 1s orbital of the hydrogen atoms। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर अगर इस पर भी एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछता है, जो कि पूछा जा सकता है, किसी भी बात से आप मना नहीं कर सकते हो, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके नोट्स में आ जानी चाहिए, मीथेन में मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं sp3 1s
ओवरलैपिंग से, sp3 1s ओवरलैपिंग से, sp3 1s ओवरलैपिंग से, sp3 1s ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है जो कि केमिकल बॉन्डिंग का जनरल क्वेश्चन है और पूछा जाता है, तो उसको अपनी कॉपी में कहीं हाईलाइट करके आप लिख लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी हम लोग, इतनी बात आप समझ चुके हो।